हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर ऑनलाइन क्लास के एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियोस पे हम बात करेंगे क्लास 10th का साइंस से जो बिहार बोर्ड के लिए है, क्योंकि साइंस जो है ना एक ही पार्ट यानी बीटीबीसी के अनुसार एक ही पार्ट में उसको एक ही बुक में रखा गया है, लेकिन अलग अलग पब्लिकेशन की जो बुक है ना उसके अनुसार से वह अलग अलग पार्ट में रखा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि साइंस के आप जानते हैं कि साइंस को 3 भाग में बांट दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बांटा गया है। तो उसी प्रकार से हम फिजिक्स का पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसका एक फर्स्ट चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन। ऐसे तो बीटीबीसी के अनुसार है जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही चैप्टर में लिया गया है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल पूरा डिफाइन करके बताऊंगा। लेकिन यह 2 चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और इसमें इस वीडियोस में किस किस टॉपिक के बारे में है उस सब टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूं। जो इस वीडियोस में हम पहले बात करेंगे कि प्रकाश क्या है, लाइट होता क्या है, इसका है प्रकाश पुंज किससे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका होता है कि माध्यम यानी प्रकाश जो गमन करने के आधार पर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद है प्रकाश का प्रवर्तन और दर्पण, बिंब, प्रतिबिंब के बारे में मेरे दोस्त इस वीडियोस में हम यही 5-6 टॉपिक के बारे में इस वीडियोस में हम बात करेंगे। इस वीडियोस को जल्दी से जल्दी एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कर लीजिएगा मेरे साथियों, क्योंकि इस वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, बहुत लॉजिकली मैं आपको समझाऊंगा। तो यह जो वीडियो है ना इस पे हम किसी टॉपिक का जो आंसर है वो मैं बोल भी दूंगा और कुछ हो सके तो लिखा भी दूंगा, जो आप लोग आराम से इस वीडियोस को पूरा एंड तक देखिए ना, पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला वही चैप्टर आता है प्रकाश का प्रवर्तन, फिजिक्स का। तो पहले हम लोग समझते क्या है कि प्रकाश होता क्या है, जो लाइट है ना वह क्या है, लाइट किसे कहते हैं, लाइट को हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। अब समझिएगा कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जो है ना एक अदृश्य माध्यम है। अदृश्य कहने का मतलब कि जिसको हम नहीं देख पाते हैं ना, यानी प्रकाश एक अदृश्य माध्यम है जिसकी सहायता से जो हम यह वीडियो भी बना रहे हैं ना, यह एक प्रकाश के सहायता से ही बना रहे हैं, लेकिन उसको हम नहीं देख पाते हैं। वही इसका परिभाषा होता है कि प्रकाश वह अदृश्य माध्यम है जिसको यानी जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि यह मार्कर रखा हुआ है, तो प्रकाश के माध्यम से हम अपनी आंखों से इस मार्कर को देख पाते हैं। कला की जो वीडियो भी बना रहे ना, प्रकाश नहीं रहता ना तो वीडियो आपको नहीं मिलता और वीडियो बनता नहीं तो आपको मिलता नहीं। तो वही कह रहा है, इसका परिभाषा क्या है कि प्रकाश एक अदृश्य माध्यम है यानी जिसकी उपस्थिति में हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। फिर से समझिएगा प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश वह अदृश्य माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरी वस्तु को देख पाते हैं, क्या कहलाता है, तो प्रकाश कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा को लिखते चलेंगे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। प्रकाश वह अदृश्य माध्यम है, प्रकाश वह अदृश्य माध्यम है, वह अदृश्य माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक अदृश्य माध्यम जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब यहाँ पे आता है कि भिन्न भिन्न जो माध्यम होता है ना, अलग अलग माध्यम, उसमें प्रकाश का वेग है ना अलग अलग होता है। तो सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में अधिक होता है। और सबसे अधिक जो होता है ना प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में होता है। कितना होता है वो ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे दोस्त साथ ही साथ लिखते चलेगा, कॉपी बना लीजिएगा। पूरा कोर्स में इस वीडियोस में यानी इस चैनल पर पूरा 10th का कोर्स में आपको करा दूंगा। यानी इस यहाँ पे लिख सकते हैं हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। अब इसमें होता क्या है कि निर्वात में होता कितना है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इस चीज को फिर से समझिएगा।
प्रकाश के बारे में तो समझ गए। और हवा या जो निर्वात होता है ना, उसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ये बात तो सही है, लेकिन निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है ना, वह कितना होता है, यह ऑब्जेक्टिव में आपको बिहार बोर्ड वाला में क्वेश्चन पूछता है कि किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो हवा या निर्वात में, चाहे आपको पूछा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो कितना होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव है ना साथ साथ क्लियर करते चलता हूं मेरे दोस्त, जिससे आपको ज्यादा परेशानी न हो। डिप्थ नॉलेज लीजिएगा, ज्ञान भरपूर चाहिए, क्योंकि आपको तो अभी नॉलेज के लिए पढ़ना है। मार्क्स के लिए तो हम आपको 2 महीने में तैयारी करा देंगे, जो बहुत बेहतर मार्क्स आ जाएगा। अभी आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, इसकी विशेष ज्ञान की आपको जरूरी है, बहुत गहरी ज्ञान की जरूरी है। वीडियोस पर बने रहिएगा, पूरा बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाता रहूंगा हर एक वीडियो में मेरे दोस्त। तो प्रकाश के बारे में तो समझ गए। अब यहाँ पे होता क्या है, तो प्रकाश तो समझ गए, लेकिन भाई प्रकाश निकलता कहां कहां से है। भाई कैसा कैसा पिंड है, यह भी एक पिंड है, तो क्या इससे प्रकाश निकलेगा? तो नहीं भाई, इससे प्रकाश नहीं निकलेगा। तो वही आता है कि पिंड, यानी यहां पे कह सकते हैं कि प्रकाश जो निकलने के आधार पर, उत्सर्जित करने के आधार पर पिंड कितना प्रकार के होता है, तो प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर पिंड 2 प्रकार के होता है। पहला होता है दीप्त पिंड और दूसरा होता है अदीप्त पिंड। प्रकाश नहीं निकलता है जिससे, तो वही है। यहां पे हम लिख सकते हैं कि प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर, प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर पिंड 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। तो ये चीज तो समझिए कि प्रकाश उत्सर्जित करने का आधार पर पिंड कितना प्रकार, तो 2 प्रकार। तो मेरे दोस्त कौन कौन सा होता है, तो पहला देख लीजिए ना, पहला होता है दीप्त पिंड, जिसको लुमिनस बॉडी कहते हैं। लुमिनस बॉडी, लुमिनस का बैटरी जो आता है ना, उसी को दीप्त पिंड यानी लुमिनस होता है। फिर होता है अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड नॉन लुमिनस या इल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। नॉन लुमिनस या इल्यूमिनस बॉडी, यानी जो पिंड तो समझ गए भाई। तो पिंड कई प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं। तो कौन कौन है, तो पहला है दीप्त पिंड और दूसरा होता है अदीप्त पिंड। अब यहाँ पे आता है बात कि दीप्त पिंड किसे कहते हैं। तो जिस पिंड से प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है ना, उसको कौन सा पिंड कहते हैं, तो उसी को हम लोग दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, सूरज हो गया, तारा हो गया, लालटेन हो गया, यह सब कौन सा पिंड है, तो दीप्त पिंड है। इस इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। सब वीडियो को जब समझ जाइएगा ना, एक बार 2 बार करके देखिएगा ना, पूरा चीज आपको याद ही हो जाएगा एक ही वीडियो में देखने पर। लिखने का भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। इसका आता है कि अदीप्त पिंड क्या होता है मेरे दोस्त। तो अदीप्त पिंड होता है कि जिस पिंड से प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो अदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, कॉलम हो गया, कॉपी हो गया, यह सब कौन सा पिंड हो जाएगा, तो अदीप्त पिंड हो जाएगा। इसका होता है कि किरण को हम लोग पढ़ते हैं कि किरण होता क्या है, यानी रे, यानी जो रे, जैसे कि यह जो रे होता है वह क्या होता है, जिससे लाइन जाता है। जैसे कि यह जो प्रकाश अगर जो निकलता है, यह किरण, वह होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में भी समझेंगे हम लोग। तो इस चीज को तो आप लोग लिख चुके हैं आराम से। चलिए आगे को हम लोग समझते हैं कि किरण होता क्या है। स्टार्ट पॉइंट लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, किरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रे। तो इसका परिभाषा क्या होता है, प्रकाश के संचरण पथ को। तो प्रकाश के संचरण पथ कहने का मतलब कि जो यह प्रकाश अगर जी यह निकल रहा है प्रकाश, इसका जो पथ होता है ना, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। और किरण को सिर्फ तीर चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाते हैं। इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश के संचरण पथ को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश के जो संचरण पथ होता है ना, उसको किरण कहते हैं। और इसे तीर चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे तीर, इस तरह से लिख लीजिएगा,
तीर चिन्ह द्वारा निरूपित किए जाते हैं। ये चीज तो समझिए, यानी प्रकाश क्या है, तो सॉरी किरण क्या है, तो प्रकाश के जो संचरण पथ होता है ना उसको किरण कहते हैं, और इसको तीर चिन्ह द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे होता है कि एक प्रकाश में है, जो प्रकाश है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे कि अगर जो मानते हैं कि यह टॉर्च है, जो टॉर्च हम लोग घर में यूज करते हैं, इसका फोकस अगर जो मारते हैं तो ये प्रकाश एकदम सीधा जाएगा, बशर्ते ये हम टॉर्च को टेढ़ा उड़ा कैसो करेंगे ना, लेकिन हम तो टेढ़ा कर रहे हैं, लेकिन इसका जो लाइट है ना एकदम सीधा जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th वाला एग्जाम में, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो उस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके लिए, वह ज्यादा बेनिफिट होगा, 1 नंबर वाला होगा। ये लिख सकते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहां तक तो आपको आ गया है समझ में। अब इसके बाद आता है क्या है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज जिसको हम लोग कहते हैं, स्टार पॉइंट लगाइएगा, प्रकाश पुंज या इसी को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। दोनों बात सही है। बीम ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहते हैं, यानी इसी से आपका इंग्लिश से इसका परिभाषा आता है, यानी प्रकाश के गुच्छा यानी बीम में पूरा एक साथ जुड़ल रहता है। ये देखिए ये एक तरह से है ना, तो बीम ऑफ क्या है, तो मार्कर है, यही ना, वही इसमें समझना है। तो प्रकाश पुंज क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा के प्रवाह को, यहां से अगर मानते हैं ये जल रहा है, इससे जो प्रकाश जो निकल रहा है ना, यहाँ से जो प्रवाह हो रहा है ना ऊर्जा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसका परिभाषा को आप लिख सकते हैं, मैं बोल ही देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा के प्रवाह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये चीज तो आप लिख चुके हैं। अब इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से लिखिएगा, इसे तीर चिन्ह के समूहों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब देखिएगा प्रकाश पुंज जो है ना, इसके बहुत सारा तीर चिन्ह को अगर जो एक साथ लेते हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अब आता है कि यह कितने प्रकार के होता है, प्रकाश पुंज और किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। उस सबको समझते चलेंगे, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट देगा। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के हैं, तो कौन कौन है भाई, पहला आता है समांतर प्रकाश पुंज, यानी समांतर प्रकाश पुंज या किरण प्रकाश पुंज, जिसको पैरेलल इसको पैरेलल में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। इसके बाद है अपसारी प्रकाश पुंज, इसके बाद होता है अभिसारी प्रकाश पुंज या उसको अभिसारी किरण पुंज हम लोग लिख सकते हैं। यानी यहां फिर से समझिएगा कि जो प्रकाश पुंज है ना, कितने प्रकार के प्रकाश पुंज है, तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, तो इसके बारे में समझते हैं कि वैसे प्रकाश पुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है, यानी समांतर कहेंगे तो यह जो प्रकाश जा रहा है एक दूसरे के यह समांतर होगा, तो इसको कौन सा प्रकाश पुंज हम लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज, यानी इसको हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज इसको कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा आता है अभिसारी का मतलब कि छितराना, तो वैसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु से क्या होती है, तो एक ही बिंदु से छितरा जाती है। इस तरह से यहां से इस तरह का डायरेक्शन है, इसका मतलब कि एक ही बिंदु से यह दूर जाती है, एक बिंदु से छितरा रही है, इसको कौन सा प्रकाश पुंज कहते हैं, तो इसको अभिसारी प्रकाश पुंज इसको हम लोग कहते हैं। फिर अपसारी, यहां पे गलत हो गया, इसको अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। इसके बाद आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज होता क्या है, तो वैसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर एकत्रित होगा, आके मिल जाएगा। अब देखिएगा इसको शॉर्ट में समझिएगा, अपसारी का मतलब कि दूर जाना और अभिसारी का मतलब कि नजदीक आना।
एक बिंदु पर एकत्रित होना, यानी अभिसारी प्रकाश पुंज क्या हो जाएगा, तो वैसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती है, तो एक ही बिंदु पर एकत्रित होती है। इसमें का डायरेक्शन उल्टा साइन कर देंगे तो यह कौन सा हो जाएगा प्रकाश पुंज का उदाहरण, तो अभिसारी प्रकाश पुंज का यह उदाहरण हो जाएगा। ये चीज आप लोग समझ चुके हैं ना, फिर से देख लीजिएगा, यानी आप समझ लीजिएगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। पहला होता है कौन सा प्रकाश पुंज, तो समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो वैसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु के समांतर होकर जाती है ना, उसको समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर आता है अपसारी प्रकाश पुंज, तो वैसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु से छितराती है, उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और लास्ट आपका आता है, सॉरी, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और लास्ट आता है अभिसारी प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर एकत्रित होती है, जिसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आए होंगे, इसको आप लोग आराम से लिख लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि माध्यम, भाई प्रकाश तो गमन कर लेता है, लेकिन इसका कोई तो माध्यम तो होगा ना भाई। कुछ वस्तु से प्रकाश गमन करेगा, कुछ वस्तु से प्रकाश नहीं गमन करेगा, कुछ से थोड़ा बहुत गमन करेगा, तो भाई ये तो बात है ना। लेकिन वो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे कि जो माध्यम होता है ना, यानी प्रकाश जो गमन करने के आधार पर जो माध्यम है वह कितने प्रकार का होता है माध्यम, उसके बारे में समझेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि माध्यम, सीधे हम लिख लेते हैं, यानी माध्यम, यानी हम सीधे आपको समझाते हैं, टॉपिक को आप लोग समझ लीजिएगा, इसके बारे में आप लोग लिख भी सकते हैं। तो होता क्या है कि प्रकाश गमन करने के, यहाँ पे हेडिंग को आप लगा सकते हैं कि प्रकाश गमन करने के आधार पर माध्यम कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकाश गमन करने के आधार पर माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम। दूसरा होता है अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। और जो तीसरा होता है ना, इसको हम लोग पारभासी माध्यम कहते हैं, पारभासी माध्यम। अब मेरे साथियों यहाँ पे समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं कि पारदर्शक माध्यम कहते किसको है। तो वैसे माध्यम, माध्यम कहने का मतलब किसी से प्रकाश की किरण, जैसे यह पेपर रखा हुआ है, प्रकाश की अगर जो गमन करेगा तब ना हम जानेंगे कि हाँ भाई पारदर्शक है, अपारदर्शक है कि पारभासी, इसके बारे में पहले समझिएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पारदर्शक माध्यम किससे कहते हैं। तो वैसे माध्यम जिससे प्रकाश किरण आर पार चला जाता है, इसको परिभाषा में लिख सकते हैं वैसे प्रकाश किरण जिसमें सभी किरणें, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं पारदर्शक माध्यम, कि वैसे माध्यम जिससे होकर प्रकाश किरण पूर्णतः गमन करती है, पूरा गमन करती है ना, उसको कौन सा माध्यम कहते हैं, तो उसको पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं स्वच्छ जल, इसके जैसे में लिख सकते हैं स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वायु, ये सब आप इसको इसके जैसे में हम लोग लिख सकते हैं। किसके जैसे में, तो पारदर्शक माध्यम की हम लोग एग्जांपल में इसके जैसे में हम लोग लिख सकते हैं स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु। इसका आता है अपारदर्शक माध्यम। तो अपारदर्शक माध्यम मेरे दोस्त कहते किसको है, तो वैसे माध्यम जिससे होकर प्रकाश किरण पूर्णतः गमन नहीं करता है, पूरा गमन नहीं, गमन ही नहीं करता है, ठीक है, पूर्णतः गमन नहीं करता है, यानी प्रकाश किरण जयवे नहीं करेगा, आरे पार नहीं होगा। जैसे कि कोई ईटा ले लीजिएगा, उस पर अगर टॉर्च बड़ी कितने हेवी वाला टॉर्च, इन्हें प्रकाश आएगा तो नहीं आएगा। इसका मतलब ईटा क्या है, अपारदर्शक माध्यम है। एक लकड़ी लीजिएगा, तख्ता शीशो वाला, उसको बढ़िएगा टॉर्च कितने को टॉर्च हेवी हाइड्रोजन बार दीजिएगा ना, तो ये प्रकाश है ना इन्होंने नहीं जाएगा, तो वो क्या है, एक अपारदर्शक माध्यम। तो उसका परिभाषा आप लिख सकते हैं अपारदर्शक माध्यम का, कि वैसे माध्यम जिससे होकर प्रकाश किरण पूर्णतः गमन नहीं करती है, उसको कौन सा माध्यम कहते हैं, तो उसको अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसके जैसे में लिख सकते हैं लकड़ी, ईंट, पत्थर इत्यादि है सब इसके जैसे में हम लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद लास्ट इसका आता है पारभासी माध्यम। जो माध्यम पारभासी है ना भाई, आप ये क्या चीज है, पारभासी माध्यम क्या चीज है उसके बारे में समझिए ना। तो पारभासी माध्यम कहते किसको है, तो वैसे माध्यम जिससे होकर प्रकाश किरण अल्प मात्रा में तन का गमन करेगा, वैसे यानी इसका लिख सकते हैं परिभाषा कि वैसे माध्यम जिससे होकर प्रकाश किरण अल्प मात्रा में गमन करती है, इसको कौन सा माध्यम कहते हैं हम लोग, तो पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे में क्या होगा, जैसे घिसा हुआ कांच, जो मुंह देखते हैं ना, तो उसको घास दीजिएगा दीवार पर, तो देखिएगा पूरा नहीं दिखाई देगा, यानी इसको लिख सकते हैं घिसा हुआ कांच
फिर लिख सकते हैं धुआं युक्त वायु, धुआं युक्त वायु। तेल लगा कागज, ये भी लिख सकते हैं तेल लगा कागज। यह सब इसके जैसे हम लोग लिख सकते हैं। यानी आप समझिएगा फिर से कि माध्यम कितना प्रकार के, तो मेरे दोस्त माध्यम 3 प्रकार के, पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, पारभासी माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम वैसे माध्यम जिससे होकर प्रकाश किरण पूर्णतः गमन करते हैं ना, उसको पारदर्शक माध्यम कहते हैं। और वैसे प्रकाश किरण जिससे प्रकाश किरण पूर्णतः गमन नहीं करते उसको अपारदर्शक माध्यम, और जिससे अल्प मात्रा में तनका गमन करेगा ना उसको पारभासी माध्यम कहते हैं। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद आपका फ्रेश टॉपिक, बहुत बेहतरीन चीज स्टार्ट हो रहा है, जो आपका चैप्टर का नाम है उसके बारे में दोस्त समझेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हम लोग टॉपिक लगाते हैं स्टार्ट पॉइंट में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिखते चलेंगे क्या होगा। यही बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत लाजवाब आपका टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, सतह चिकना हो खुरदुरा हो उससे हमारा कोनो बहस नहीं है भाई, सतह कैसन को होना चाहिए। जब प्रकाश किरण, हम परिभाषा में आप लगा सकते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से, चाहे लगाइए चाहे नहीं लगाइए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। परिभाषा को आप समझिए पहले, उसके बाद लिखिएगा, समझ तो आप रहे क्या रहे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिएगा मेरे दोस्त, यह एक प्रकाश, ये रखे हुए हैं, इसको पीछे से हम लोग पेंट कर दिए, ठीक है। तो यहां से एक प्रकाश किरण आया और यहाँ पे टकराया ना, तो यहां से ये दूर भाग गया। तो इसी घटना को, ये जो घटना हुआ ना, इसके साथ जो घटित हुआ ना, उसी को, जैसे कि कैसे जाते हैं हम लोग, जाते हैं बाइक चलाते हैं तो कहीं पुल आता है तो उसमें टकराते हैं ना, तो साइड में मुड़ जाते हैं। चाहे किसी साइकिल वाला से टकराते हैं तो साइड में मुड़ जाते हैं। तो साइड में मुड़ जाते हैं तो वही क्या होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन का काम करता है। लेकिन उनका लाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट आप लोग नहीं कीजिएगा, उसे टकरा के चेक नहीं कीजिएगा। इस चीज को समझिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है ना, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिएगा, तो प्रकाश का परावर्तन तो कह दी। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, कौन सा सतह से टकरा के लौटा, कौन बिंदु से लौटा, कितना डिग्री पर आया, कितना डिग्री पर गया, कौन किरण आया, सबके बारे में लिखिएगा। तो प्रकाश किरण जिस सतह से टकराकर लौट जाती है, इसको हम लोग कौन सा सतह कहते हैं, तो इसको परावर्तक सतह कहते हैं। ये चीज समझिए। तो प्रकाश किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से प्रकाश किरण टकराकर लौट जाती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। यह जो बिंदु है ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आपतन बिंदु। ये चीज तो समझिए। और होता क्या है कि आपतन बिंदु की ओर आने वाली किरण को कौन सा किरण लिखते हैं हम लोग, आपतित किरण लिखते हैं। और आपतन बिंदु से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं हम लोग। इस चीज का परिभाषा हम लोग समझेंगे। फिर यहाँ पे आता है कि परावर्तक सतह के लंबवत आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग अविलंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल कहते हैं। फिर से समझिएगा परिभाषा इसका, कि परावर्तक सतह के लंबवत आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, तो अविलंब कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, तो आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी ना, उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अब मेरे साथियों, आपतन कोण को आई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये चीज को समझ गया। इसके बाद आता है कि परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है ना, उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इस फिगर को आप लोग अच्छे प्रकार से उतारिएगा, अब समझते चलिएगा। पहले फिर से समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको फिगर बनाना है और इसमें लिखना है कि फिगर तो बना लीजिएगा। और नीचे आप लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद है, इस सब का परिभाषा आप नहीं लिखेगा तो चलेगा, हम आपको यह परिभाषा समझा देते हैं, आपके लिए जरूरी है मेरे दोस्त। तो पहले आता है कि परावर्तक सतह। तो प्रकाश किरण जिस सतह से टकराकर लौट जाती है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। उसके बाद परावर्तक सतह के जिस बिंदु से प्रकाश किरण टकराकर लौट जाती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु की ओर जो आता है ना किरण, उसको आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु से जो दूर जाता है ना किरण, उसको
परावर्तित किरण कहते हैं। ये चीज समझ गए हैं। इसके बाद अविलंब भाई होता क्या है, तो परावर्तक सतह के लंबवत आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं ना लाठी, उसी को हम क्या कहते हैं, तो अविलंब कहते हैं। ये चीज समझ गए हैं। इसका होता है आपतन कोण, तो आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगा भाई, 10 डिग्री बनाए, 20 डिग्री बनाए, 30 डिग्री बनाए, जो कोण बनाएगा ना उसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। फिर आता है कि परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगा ना उसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, तो उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये चीज आ गया समझ में। ये चीज तो आगे मेरे दोस्त। अब इसमें होता क्या है कि जो प्रकाश के परावर्तन समझे ना, एक दूगो नियम है भाई। ये नियम के तहत क्या है, तो पहला नियम आप लिखते चलिएगा। इस साइड हम लिखते चलेंगे। यहाँ पे पहला नियम यानी आप लिख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है, तो आप लोग आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो 2 नियम कौन कौन से है लिखते चलिएगा। पहला नियम है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं नियम, हम लिख देते हैं, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण परावर्तित किरण, हम लिख देते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी पहला हो गया आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होगी, ये तो समझिए। आपतित किरण परावर्तित किरण तो आपतन बिंदु डालते हैं एक ही साइड में है, ठीक है। अब इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण किसके बराबर है, तो परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जो आपतन कोण है ना, अर्थात में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अर्थात जो एंगल आई है ना, एंगल आर के बराबर होता है। यानी इस चीज को देखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। इसका मतलब होता है कि यहाँ से आपको एक चीज ज्ञात होता है कि अगर जे आपतन कोण, कोई आपतित किरण है 30 डिग्री पर आ रहा है ना इस बिंदु पर, तो यहाँ से कितना डिग्री से भागेगा, तो यहाँ से 30 डिग्री से अपना घड़े से भागेगा। इस चीज को समझ गए हैं। फिर से देख लीजिएगा इसके नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाले गए विलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ये चीज आपको आ गया है समझ में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश किससे कहते हैं, तो आप प्रकाश का प्रवर्तन किससे कहते हैं, वो परिभाषा तो आप दे दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है मेरे दोस्त, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते थे, ये दोनों को लिख देना है आपको। इस यहां तक तो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि दर्पण होता क्या है। जो दर्पण के बारे में समझ लेते हैं, वह क्या होता है दर्पण भाई। दर्पण होता क्या है, कितने प्रकार के, सभी के बारे में दोस्त समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेश टॉपिक लगाते हैं कि दर्पण यानी जिसको मिरर कहते हैं, जिसको देहाती भाषा में ऐनक कहा जाता है ना, दर्पण यानी मिरर। कहा कि हम लोग तो बिहार के आदमी हैं, ठेठ बिहारी भाषा में बोलते हैं, यही बात है। तो होता क्या है कि दर्पण क्या है, मिरर क्या होता है। तो जिस सतह से कोनो सतह हो प्रकाश किरण टकरा कर लौटता है ना, तो जिस सतह से टकरा कर लौट जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण कहते हैं। ये लिख सकते हैं कि प्रकाश किरण जिस तरह से टकरा कर लौट जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। ये चीज आप परिभाषा लिख सकते हैं। अब आता है मेरे दोस्त कि दर्पण तो हो गया भाई, लेकिन दर्पण कई प्रकार के होते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार के होता है, तो दर्पण 2 प्रकार के होता है भाई। कौन कौन दर्पण होता है, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण कहते किसको है, तो समतल दर्पण तो वैसे दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह है ना समतल होता है, इस तरह से समतल रहेगा, सीधा रहेगा, उसको हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, उसको समतल दर्पण कहते हैं। परिभाषा लिखते चलिएगा समतल दर्पण का, कि वैसे दर्पण जिसके प्रवर्तक सतह समतल होती है उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। और इसमें एक नोट पॉइंट पे आप लोग लिखते चलिएगा, समतल दर्पण वाले में नोट पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं समतल दर्पण के लिए। तो यानी इसकी फोकस दूरी यहाँ पे लिख देते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी
और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। क्वेश्चन आता है कि फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या यानी और फोकस दूरी समतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो ऑप्शन में रहेगा अनंत, जीरो, कुछ नहीं, या तो क्या लीजिएगा, आपको याद रहेगा तब ना लीजिएगा। इसीलिए हम नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख दिए हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। ये चीज आ गया है समझ में। समतल दर्पण बारे में आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे फिर समतल दर्पण का उपयोग समझ लीजिए ना। जो समतल दर्पण है ना, इसका उपयोग देख लीजिए। तो समतल दर्पण का जो उपयोग है ना, पहला होता है रूम को सुखाने में, लिख सकते हैं रूम को सुखाने में। यहां पे लिख सकते हैं चेहरा देखने में, चेहरा देखने में। इस समय हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी समतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है, तो ऐसे तो बहुत सारा है, मैं दो लिखा दी वो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में दो ही पूछता है। कहता है कि समतल दर्पण के दो को उपयोग होता है, तो रूम को सुखाने में, चेहरा देखने में, ये सब आप लिख सकते हैं। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। और इसके बाद आता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में दोस्त बात करेंगे। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, इसीलिए यह जो वीडियो है यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। और जाके जो दर्पण की पूरी क्लास जो चलेगी ना, नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में है ना, पूरा ये चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, पूरा को हम लोग कवर कर लेंगे। आपको पूरा अच्छे प्रकार से हम लोग समझाते हुए चलते हैं। ये वीडियोस कैसा लगेगा ना, चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगेगा। वीडियो में क्या सुधार करने की बात है वो भी हमें बताइएगा। वीडियोस में जरूर कमेंट तो जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। कमेंट क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, समझाने का क्या तरीका है, सब के बारे में आप कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताइएगा। इस वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा ना तभी लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेफालतू के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। वीडियोस को उसी के पास शेयर कीजिएगा। शेयर करने के लिए हम क्यों कर रहे हैं, कल शेयर कीजिएगा तो गरीब कुछ जो विद्यार्थी है किसी अभाव के कारण अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ये यूट्यूब ही ऐसा माध्यम है जिससे आप बेहतर से बेहतर शिक्षा और बहुत बेहतरीन टीचर, बहुत क्वालिटी वाइज टीचर से आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री, नो कॉस्ट नो रुपीज। आपको पूरा कोर्स हम यहाँ पे कराएंगे, मैथ और साइंस का, कुछ हिंदी का भी यहाँ पे पूरा कोर्स आपको कराते रहेंगे दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।